तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है भाई इस कट्टा जेई एडवांस सीरीज के नेक्स्ट चैप्टर यानी कि मेटलर्जी में। जो मेटेलिक ओर है और जो इम्प्योरिटीज हैं उनमें से एक कोई भी पार्ट हल्का होना चाहिए और दूसरा पार्ट क्या होना चाहिए बेटा, हैवी होना चाहिए। मान लीजिए ओर हैवी है तो उसकी इम्प्योरिटीज हल्की होनी चाहिए ताकि उनको इजीली सेपरेट किया जा सके। बेटा हमें ऐसा कंपाउंड चाहिए जो आराम से एसिड बेस रिएक्शन तो कर सके, साथ ही साथ मेन मेटेलिक ओर को डिस्टर्ब ना करे। क्या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होगा? जरूरत नहीं है भाई, कार्बन रिडक्शन से काम चल जाएगा। फिर से जनता पार्टी, जनता कौन है? Zn। ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते और ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते तो वो वहीं पे एनोड के फॉर्म में कीचड़ की तरह, मड की तरह पड़े रहते हैं, इसीलिए उनको एनोड मड बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण, क्या हालचाल? बढ़िया, फाइन। चलिए तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है भाई इस कट्टा जेई एडवांस सीरीज के नेक्स्ट चैप्टर यानी कि मेटलर्जी में। एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से नो डाउट इन इट बेटा बहुत ही खतरनाक, बहुत ही शानदार चैप्टर है, लेकिन फिर भी एक बात कहूंगा आपके लिए कि यह आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि ये प्योर थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। और इस चैप्टर में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बेटा वो आर या पार की लड़ाई करते हैं। कहने का मतलब है अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हो तो भैया ये क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे और बढ़िया से नंबर बटोर के आओगे। अगर नहीं करके गए हो प्रॉपर तो भाई ये फिर फालतू में आपके नंबर कम करा देते हैं और कोई मतलब नहीं है। तो इस चैप्टर को बेटा बहुत अच्छे से करके जाने की जरूरत है। रीजन बीइंग थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, क्वेश्चन आते हैं आराम से सेकंड्स में हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आपके मार्क्स में एक बहुत अच्छा जंप लाने में हेल्पफुल होते हैं। दूसरी चीज, कम टाइम बचा है बेटा और जैसा कि माहौल भी थोड़ा इन दिनों सही नहीं चल रहा है तो बेटा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाएं, सेल्फ स्टडी पे थोड़ा फोकस करें बेटा अच्छे से, क्योंकि आने वाला जो समय है, ये जो एग्ज़ाम आने वाला है बेटा, ये आपके नो डाउट इन इट आप भी जानते हो पूरे करियर को डिसाइड करेगा। तो बेटा इसीलिए कह रहा हूँ कि पेशेंस के साथ, प्रॉपर पॉजिटिविटी के साथ फोकस करते रहिए। ये समय आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी तरह की सोशल साइट्स और उससे अभी फ़िलहाल दूरी बना करके रखिए और सेल्फ स्टडी पे जितना फोकस कर सकते हैं उतना करिए। ओके। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ छेड़छाड़ ना करिएगा। प्रॉपर नींद लीजिए, कम से कम दिन में 6 घंटे की नींद, ओवरऑल 24 घंटे में से 24 आवर्स में से एटलीस्ट 6 आवर्स की कम से कम नींद जरूर निकालिए। वैसे तो नो डाउट यूट्यूब पे काफ़ी ज्ञान बढ़ता रहता है, कोई कहता है सोई मत, कोई कहता है 2 घंटे सो, कोई कुछ कहता है। मैं सीधी सी बात कहता हूँ भाई, 6 घंटे आराम से अच्छे से साउंड स्लीप लीजिए, माइंड फ्रेश रहेगा तो बहुत कुछ पॉजिटिव सोच पाएंगे, बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। और अगर बाय द वे स्ट्रेस लेके काम करेंगे तो याद रखिएगा कि याद की हुई चीज़ें सबसे पहले दिमाग से गायब हो जाती हैं जब आप अंडर प्रेशर होते हैं। ओके। और ये चैप्टर तो है ही पूरा का पूरा कहीं ना कहीं याद रखने वाला, तो इसलिए कह रहा हूँ अगर इस चैप्टर में मार्क्स लाना चाहते हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को फोड़ के आना चाहते हैं, हाँ अगर एडवांस में आए क्वेश्चन तो भाई मेरे बहुत अच्छे से फ्रेश माइंड के साथ वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में जाना जरूरी है। और उससे भी ज़्यादा जरूरी है इस चैप्टर को बहुत फ्रेश माइंड के साथ पढ़ना। ये क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले एक छोटी सी एडवाइस है, क्या कि इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थ्योरी को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा मेटलर्जी की। अगर थ्योरी आप एक बार अच्छे से रिकैप कर लेंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस लेक्चर को देखने का आनंद कई गुना बढ़ जाएगा। भाई क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़, आराम से आप मतलब इसको चैप्टर को एंजॉय कर पाएंगे। ओके। 50 क्वेश्चंस या 50+ क्वेश्चंस हैं। विद इन 1 आवर, 1 घंटे में आप ये 50 क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप क्या कहते हैं चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज करके और फिर इस लेक्चर को देखना शुरू करें। प्रोसेस आपको पता ही है, मैं क्वेश्चन आएगा साइड में हो जाऊंगा और आप आराम से वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो आइए बेटा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द रॉकी एंड सिलिशियस मैटर एसोसिएट विद एन ओर इज कॉल्ड। बेटा जो ओर के साथ इम्प्योरिटीज होती हैं हम उनको किस नाम से जानते हैं? सब जानते हैं भाई, मैट्रिक्स या गैंग कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ रिमूविंग लाइटर गैंग पार्टिकल्स बाय वॉशिंग इन अ करंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड। बेटा एक कंसंट्रेशन आपने सुना होगा, हाँ। 2 मेथड होते हैं, फिजिकल और केमिकल। हाँ, फिजिकल में 3 मेथड होते हैं, एक होता है बेटा ग्रेविटी, एक होता है मैग्नेटिक और एक होता है फ्लोटेशन। ग्रेविटी सेपरेशन को बेटा लेविगेशन भी कहते हैं
और इस लेविगेशन मेथड या ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में हम क्या करते हैं, वाटर का तेज फ्लो पास कराते हैं। तो होता क्या है, ओर और उसकी इम्प्योरिटीज में डेंसिटी का एक मेजर डिफरेंस होता है। तो जो हल्के होंगे वो पानी के तेज फ्लो के साथ गायब हो जाएंगे, और जो भारी होंगे वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे सेटल हो जाएंगे। तो यूजली ऑक्साइड, कार्बोनेट्स ऐसे ओर के लिए ये प्रोसेस यूज किया जाता है जिसमें ओर तो हैवी होता है और वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे सेटल हो जाता है और उसकी इम्प्योरिटीज हल्की होती हैं और वो पानी के तेज फ्लो के साथ वॉश हो जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा, लेविगेशन हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड इज बेस्ड ऑन, जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो होता है डेंसिटी में डिफरेंस। यानी कि ओर पार्टिकल्स जो हैं वो क्या कहते हैं, ओर और मेटेलिक, जो मेटेलिक ओर है और जो इम्प्योरिटीज हैं उनमें से एक, कोई भी एक पार्ट हल्का होना चाहिए और दूसरा पार्ट क्या होना चाहिए बेटा, हैवी होना चाहिए। मान लीजिए ओर हैवी है तो उसकी इम्प्योरिटीज हल्की होती हैं, हल्की होनी चाहिए ताकि उनको इजीली सेपरेट किया जा सके। तो भाई सीधा सा है, डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ ओर पार्टिकल्स एंड इम्प्योरिटीज, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। इन द फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस, हाँ, फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ मिनरल द पार्टिकल्स फ्लोटेड बिकॉज, भाई सीधी सी बात है, ये जो एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसमें जो ये चीज़ें बार बार आ रही हैं इसलिए मुझे याद आ गया, मैं आपको बता दूं। जब भी आप रिवीजन करें तो एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं मेटलर्जी में, चाहे वो क्रशिंग ग्राइंडिंग हो, कंसंट्रेशन हो, ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो, प्यूरिफिकेशन हो, वॉट कुछ भी है, तो एक क्रशिंग ग्राइंडिंग को छोड़ दो क्योंकि वो तो नॉर्मल है, कॉमन है सबके लिए। बाकी चार मेथड कोई से भी हो, चाहे कंसंट्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, प्यूरिफिकेशन, हमेशा ध्यान रखिए कि इनको पढ़ते समय ये देखिए कि ये किस मेटल के लिए यूज होते हैं, नंबर वन। और दूसरा, इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। इन दो बातों का स्पेशली ध्यान रखने की जरूरत है। आप देखिए इस समय इसी के ऊपर बेस क्वेश्चन आ रहे हैं और आगे भी इस तरह के क्वेश्चन अभी आपको मिलते रहेंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये जो फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस है, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि ये इसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो तो वाटर के कांटेक्ट में आती हैं, और जो मेटेलिक ओर होता है वो बेटा ऑयल के कांटेक्ट में आता है। अब वो यही पूछ रहा है कि जो मिनरल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो फ्लोट करते हैं, यानी कि वो किसके कांटेक्ट में आते होंगे, तो भाई वो ऑयल के कांटेक्ट में आते हैं और उसी के साथ वो उसी में सस्पेंड रहते हैं। और ये आप अलग बात है कि उसको सेपरेट करने के लिए हम फ्यूचर में क्या यूज़ करते हैं भाई, फ्लोट फ्लोटेशन, आगे जा करके फ्लोट फ्लोटेशन में हम आगे जा करके सोडियम इथाइल जैंथेट यानी कि कलेक्टर ये सब यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एन ओर ऑफ टिन, ठीक है ना, कंटेनिंग FeCr2O4, ठीक है ना, इज कंसंट्रेटेड बाय, अब 2 मिनट के लिए मान लीजिए 10 यूज हो रहा है, 10 और एक और है अपना, और उसमें क्या कहते हैं FeCr2O4 है। अब ऐसी इम्प्योरिटी को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली यार मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा बेटा, मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करना पड़ेगा। तो ये मैग्नेटिक हो जाएगा और 10 SnO2 तो नॉन मैग्नेटिक होता ही है, और इस तरह से आप इनको अलग कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ हीटिंग ओर इन एयर, आई रिपीट, प्रोसेस ऑफ हीटिंग ओर इन एयर टू रिमूव सल्फर। देखिए एक ऐसा प्रोसेस की बात कर रहा है जिसमें एयर का यूज होता है और वो सल्फर को रिमूव करने का काम करता है। ऑब्वियसली वॉलेटाइल ऑक्साइड बना करके रिमूव करता होगा, अरे हाँ या ना। तो ये प्रोसेस कौन सा हो सकता है बेटा, रोस्टिंग होता है। क्या होता है, रोस्टिंग। रोस्टिंग में जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं, चाहे वो सल्फर हो, फास्फोरस हो, कार्बन हो, सब वॉलेटाइल ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मान लो ये सल्फर है, आप एयर पास कराओगे तो क्या बन जाएगा बेटा, SO2 बन जाएगा और ये वॉलेटाइल ऑक्साइड फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। इन रोस्टिंग क्या होता है बेटा, रोस्टिंग के दौरान अगर कोई मॉइस्चर है, क्योंकि हाई टेम्परेचर है तो मॉइस्चर है, रिमूव हो जाएगा। नॉन मेटल जो भी कोई है वो वॉलेटाइल ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट होके रिमूव हो जाएगा और पोरस हो जाएगा। भाई मान लो कोई सरफेस है और उसमें से लगातार गैसियस पार्टिकल गैस निकल रही है,
तो नो डाउट इन इट वो कैसी हो जाएगी बेटा, पोरस पोरस हो जाएगी, छेद छेद हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, हाँ सर हो जाएंगे। तो और कैसा हो जाता है, पोरस हो जाता है, लगातार वॉलेटाइल ऑक्साइड या गैसियस पार्टिकल निकलने की वजह से। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा, ऑल ऑफ दीज। ये बात समझ में आ गई, यानी कि सभी सही हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैल्सिनेशन प्रोसेस। देखिए कैल्सिनेशन क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर और एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि एयर की एब्सेंस में होने वाला एक प्रोसेस है, जिसमें हम मेटेलिक ओर को बहुत ज़्यादा हीट करके ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर वो ऑक्साइड दे सके तो दे दे, ताकि हम आगे जा करके उसका आराम से रिडक्शन करा सकें। ठीक है ना। तो भाई सीधी सी बात है, क्या ये कैल्सिनेशन का पार्ट है, नहीं। क्या ये कैल्सिनेशन का पार्ट है, नहीं। मैंने कहा ना एयर की एब्सेंस होती है, और यहाँ पे तो क्या हो रहा है, ये तो अलग ही रिएक्शन जा रही है। क्या ये, नहीं, क्योंकि एयर यहाँ भी है। ये कैल्सिनेशन का पार्ट है। इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे बेटा, हीट करेंगे, और मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग MgO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोस्टिंग, रोस्टिंग इज कैरिड आउट इन केस ऑफ, किसके लिए रोस्टिंग किया जा सकता है भाई, सीधी सी बात है, रोस्टिंग जो होता है वो सल्फाइड ओर के लिए किया जाता है, ताकि जो मेटल सल्फाइड ओर है वो ऑक्सीडाइज होकर मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। ये बात समझ में आ गई। तो गैलेना की बात की जाए, बोले तो PbS, आयरन पायराइड की बात की जाए, या फिर कॉपर ग्लांस की बात की जाए, ये सभी जितने भी ओर हैं बेटा, ये सारे के सारे ओर कैसे हैं, सल्फाइड ओर हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लैग क्या है भाई, मान लो कोई ओर है और उसमें इम्प्योरिटी सॉल्युबल है, डिजॉल्व है, अब उसको अलग करना है, तो हम क्या करते हैं, मेटेलिक ओर में, आई रिपीट, जो भी मेटेलिक ओर है उसमें हम क्या करते हैं बेटा, फ्लक्स को मिला देते हैं। अब फ्लक्स क्या करता है, इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्ट करके मेटल को तो अलग कर देता है और खुद स्लैग बना करके अलग हो जाता है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई स्लैग क्या है, तो सीधी सी बात बोलिए, फ्लक्स और इम्प्योरिटीज का मिक्सचर है, कॉम्बो है। फ्लक्स और इम्प्योरिटीज का क्या है बेटा, कॉम्बो है। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अगला क्या है, एन ओर आफ्टर लेविगेशन, यानी कि हमने क्या कर लिया, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड कर लिया, इज फाउंड टू हैव बेसिक इम्प्योरिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ फ्लक्स ड्यूरिंग स्मेल्टिंग। मान लीजिए आपने कंसंट्रेशन कराया जिसमें लेविगेशन यूज किया, यानी कि ग्रेविटी सेपरेशन मेथड यूज किया, और आपको क्या मिला, पता चला कि उसमें बेसिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। तो अब उन इम्प्योरिटीज को आप कैसे दूर करेंगे, भाई कुछ एसिडिक सब्सटेंस मिला करके दूर करूंगा। तो स्मेल्टिंग के दौरान मैं क्या करूंगा, एसिडिक सब्सटेंस का यूज करूंगा, और उसके लिए बेस्ट होगा बेटा क्या, SiO2। अब बहुत से बच्चे हो सकता है ये सोचे सर H2SO4 क्यों नहीं यूज करोगे, वो भी तो एसिड होता है। बेटा हमें ऐसा कंपाउंड चाहिए जो आराम से एसिड बेस रिएक्शन तो कर सके, साथ ही साथ मेन मेटेलिक ओर को डिस्टर्ब ना करे। ये H2SO4 है बेटा, ये क्या कर सकता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है, दिक्कत पैदा कर सकता है। जबकि ये SiO2 क्या करेगा, मान लो 2 मिनट के लिए, मान लो कोई बेसिक इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, मान लो MnO प्रेजेंट है, तो ये चुपचाप SiO2 जाएगा और इससे रिएक्ट करके चुपचाप MnSiO3 बना करके इसको अलग कर देगा, मेन मेटेलिक ओर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जबकि H2SO4 क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, उसके अलग ही अपने कैरेक्टर चल रहे होते हैं, तो कुछ भी पॉसिबल है। इसलिए ये बात ध्यान रखिए, ऐसे कंपाउंड को टच किया जाता है जो मेन मेटेलिक ओर को डिस्टर्ब ना करे। ये बात समझ में आ गई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, among the following statement among the following statement the incorrect one, इनमें से इनकरेक्ट कौन है, जरा ध्यान से देखना। कैलामाइन और सीडेराइड आर कार्बोनेट्स, हाँ बात तो सही है, कैलामाइन बेटा ZnCO3 को बोलते हैं, और सीडेराइड जो होता है अपना वो FeCO3 होता है, तो ये कार्बोनेट और है। अर्जेंटाइट और क्यूप्राइड ऑक्साइड गलत, ये बेटा सल्फाइड और है। क्या है ये, सल्फाइड ओर है। कहने का मतलब है आपको ओर की नॉलेज होनी चाहिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
जिंक ब्लेंड हो गया, आयरन पायराइड हो गया, हाँ ये सल्फाइड और है, मेलाकाइट हो गया, एज्यूराइड हो गया, हाँ ये कॉपर के और हैं। तो इनकरेक्ट जो हो गया हमारा वो क्या हो गया बेटा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ। भाई इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड किन के लिए यूज किया जाता है? रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ी है, हाँ। तो ली के काका नाना मंगोलिया है, मन जान के फेंका कार्ड को, निकले सुबह पंजाब, हुआ क्यों हंगामा, और यही सब अपन पढ़ते हैं, हाँ पढ़ते हैं बेटा। तो यूजली ये प्रोसेस हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए किया जाता है। बात समझ में आ रही है? उनके एक्सट्रैक्शन के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का यूज होता है, वही जिसमें कैटायन कैथोड पे, एनायन एनोड पे भाग जाता है। ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय कार्बन रिडक्शन। भाई कौन से मेटल हैं जो कार्बन रिडक्शन में यूज किए जाते हैं, या यूं कहिए किन मेटल्स के लिए कार्बन रिडक्शन प्रोसेस यूज होता है? वो होते हैं बेटा फिर से जनता पार्टी। ये बात समझ में आ रही है? फिर से जनता पार्टी, क्लियर है? अब बात आ रही है यहाँ पे कौन कौन है, पीबी है, एफई है, जेडएन है, हाँ या ना? फिर से जनता पार्टी। एल्यूमिनियम नहीं है, यानी कि ये मेथड एल्यूमिनियम के लिए यूज नहीं होता। आई रिपीट, और ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं चार के लिए कार्बन रिडक्शन यूज होता हो, होने में औरों के लिए भी होता है। मैं तो कहता हूं एल्यूमिनियम को भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेटलर्जी एक कैसा प्रोसेस है बेटा, एक कॉमर्शियल मेथड है ये, और इनमें हम उन्हीं उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं जिनके लिए कॉमर्शियली ये चीजें यूज की जाती हैं। रीजन बीइंग कि भाई प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, कम आती है। तो यहाँ पे जो चीजें आपको बताई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को ध्यान में रख करके बताई जा रही हैं कि भाई फ्रिक्वेंटली क्या चीजें यूज होती हैं किन के लिए। ओके, तो बाय द एंड समरी इज दिस, एल्यूमिनियम के लिए हम कार्बन रिडक्शन मेथड यूज नहीं करते। ये बात समझ में आ गई? आगे अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। Among the following group of oxide, the group that cannot be reduced by carbon to give the respective metal। भाई बात बड़ी सीधी सी है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सीरीज शायद आपको बताई थी, वही लीके काका नाना मंगोलिया है, मन जान के फेंका कार्ड को, निकले सुबह पंजाब, हुआ क्यों हंगामा, आगे और। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। इसमें बेटा सबसे ऊपर जो होते हैं लिथियम से लेकर के एल्यूमिनियम तक, ये ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी एफिनिटी ऑक्सीजन को लेकर के बहुत अच्छी होती है। तो जब आप ऐसे मेटल्स को क्या करते हैं, कार्बन से अगर आप रिड्यूस कराना चाहें, अभी देखो मैंने एल्यूमिनियम के लिए भी मना किया था कि एल्यूमिनियम के लिए भी कार्बन रिडक्शन कायदे से देखा जाए तो यूज नहीं किया जाता है ना। तो बेटा ऐसे मेटल्स के लिए जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ऐसे मेटल्स को रिड्यूस कराने के लिए कार्बन रिडक्शन मेथड का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ऐसे मेटल ऑक्साइड हाईली स्टेबल होते हैं। तो बाय द एंड समरी इज दिस, जो बेस्ट आंसर इसमें दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है बेटा, दिस वन। देखिए यहाँ पर एसएन और क्या कहते हैं कॉपर, ठीक है, दोनों के लिए, इन दोनों के लिए कहीं ना कहीं यूज किया जा सकता है। आयरन और जिंक के लिए भी यूज किया जा सकता है, पीबी और एफई के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन इसमें K2O के लिए तो कतई यूज नहीं किया जाता है। और कुछ हद तक देखा जाए तो कॉपर के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन यूज कम ही किया जाता है। तो बेस्ट आंसर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर उनके बेसिस पे अपन चूज करें तो बेस्ट ऑप्शन अपना क्या आ रहा है बेटा, सी आ रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से अच्छे से देखिएगा। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द मेटल और इट्स ओर into solution by the action of a suitable chemical reagent followed by extraction of the metal either by electrolysis or by suitable precipitating agent, more electropositive metal is called। ठीक है ना। तो जरा इस लाइन को, इस पूरे स्टेटमेंट को समझो तो आपको पता चलेगा कि एक फील आ रही है कि एक पर्टिकुलर मेटलर्जी के बारे में बात कर रहा है। देखिए मेटलर्जी बेसिकली तीन तरह की होती है, एक होती है इलेक्ट्रोमेटलर्जी, ठीक है ना, ये सामने लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमेटलर्जी, और एक होता है बेटा पायरोमेटलर्जी, एक होता है हाइड्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोलाइसिस इन्वॉल्व होता है,
बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीट दी जाती है, इलेक्ट्रिक आर्क दिया जाता है, सडनली हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस किया जाता है। पायरोमेटलर्जी में मॉडरेट टेम्परेचर पे काम हो रहा होता है, और जो हाइड्रोमेटलर्जी होती है उसमें एक सुटेबल सॉल्वेंट लिया जाता है, जिस सॉल्वेंट में हम मेटेलिक ओर को डिसॉल्व कर रहे होते हैं और उसकी इम्प्योरिटी उस सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो रही होती है। फिर 2 मिनट के लिए मान लीजिए अब मेटल उसमें डिसॉल्व हो गया, अब एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से उसको डिस्प्लेस करा करके उस मेटल को निकाल लिया जाता है। मैं एक रिएक्शन आपको बताता हूं। मान लीजिए कि अपना Ag है, ठीक है ना। अब ये Ag हो सकता है, Ag2S हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मान लीजिए अपना ये इम्प्योर है Ag, ओके। अब ये क्या करेगा बेटा, NaCN एक सुटेबल सॉल्वेंट है, ठीक है ना, उसमें इसको पास कराया जाएगा और फाइनली ये क्या करेगा, एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा AgCN होल ट्वाइस। ये एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब ये जो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा AgCN होल ट्वाइस, ये जो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा इसमें हम क्या डाल देंगे बेटा, जिंक, और ये जिंक इस सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और फाइनली खुद कॉम्प्लेक्स बना लेगा और Ag को निकाल बाहर करेगा। ये बात समझ में आ गई। और इसी को, इस प्रोसेस को बेटा, ये जो सेकंड स्टेप है ना जिसमें Ag ऐसे प्रेसिपिटाइज हो गया, इस प्रोसेस को याद करिए, मैंने पढ़ाया था, सीमेंटेशन के नाम से जानते। किसके नाम से जानते हैं, सीमेंटेशन के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। अब आप बोलेंगे वो तो सब सही है सर, ये किस मेटलर्जी में आता है बेटा, ये हाइड्रोमेटलर्जी का पार्ट है। हाइड्रोमेटलर्जी कहती है कि मेटेलिक ओर को एक सुटेबल सॉल्वेंट में क्या करो, डिसॉल्व कर दो और फिर फाइनली डिस्प्लेस करा लो। तो ये हाइड्रोमेटलर्जी का क्या है बेटा, पार्ट है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्रायोलाइट क्या करता है भाई, क्रायोलाइट Na3AlF6 इसे बोला जाता है, और इसका मेन काम होता है, जो प्रोसेस हाई टेम्परेचर पे हो रहा है उस प्रोसेस को ये लो टेम्परेचर पे कर देता है, कंप्लीट कर देता है। फायदा, प्रोडक्शन कॉस्ट कम आती है क्योंकि फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाता है। तो इसका बेस्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, दिस, यानी कि टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है। यूजली बोला जाता है कि जैसे Al2O3 को अगर रिड्यूस कराना है 2 मिनट के लिए, मान लो इसमें से Al निकालना है, क्या निकालना है, Al, तो ये क्या करेगा, टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो करीब इतनी होती है इस प्रोसेस के लिए, ये क्या करेगा, इस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट को घटा करके कितना कर देगा, करीब इतना कर देगा। तो इससे फ्यूल कंजम्पशन बचेगा, फ्यूल कम कंज्यूम होगा, और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। in the extraction of copper the reaction take place in बेसेमर कन्वर्टर is। देखिए होता क्या है, जब बेसेमर में हम मैट को डालते हैं, कॉपर की मेटलर्जी हम पढ़ते हैं तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जब हम मैट को, मैट क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है Cu2S और FeS का, 98% Cu2S होता है और 2% क्या होता है बेटा, FeS होता है। तो जब हम मैट को बेसेमर में डालते हैं तो फिर वहां पे उसका फिर ऑक्सीडेशन चालू होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन बहुत कम टाइम होता है। मेन रिएक्शन वहां पे क्या होती है बेटा, सेल्फ रिडक्शन, जिसमें Cu2S का कुछ पार्ट Cu2O में बदल चुका होता है, और अब वहां पे क्या हो रहा होता है, दोनों आपस में लड़ भिड़ जाते हैं। Cu2S क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और Cu2O क्या करता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो होता क्या है, बहुत ध्यान से और अच्छे से सुनिएगा। मैट वहां पे गया, एयर पास हुई, अब एयर पास हुई तो Cu2S किस में बदल जाएगा बेटा, जरा ध्यान से देखना, Cu2S किस में बदल जाएगा, Cu2O में बदल जाएगा, हाँ, और साथ में क्या निकल जाएगी, SO2 निकल जाएगी, और FeS किस में बदल जाएगा बेटा, FeO में बदल जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस वहां ज्यादा देर नहीं होता, एयर सप्लाई को क्या किया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, और FeO को तो SiO2 से रिएक्ट करा करके, किससे रिएक्ट करा के, SiO2 से रिएक्ट करा करके FeSiO3 बना करके अलग कर लिया जाता है, जिसको आप फ्लैग के नाम से भी जानते हैं। और ये जो Cu2O है इसको छोड़ दिया जाता है बाकी बचे हुए Cu2S से लड़ने के लिए। तो मेन रिएक्शन जो इसमें हो रही होती है वो ये हो रही होती है, बात समझ में आ रही है, जिससे हमें फाइनली कॉपर निकलता है। बहुत से बच्चे ऑब्जेक्शन करेंगे, बोलेंगे सर ये भी तो हो सकता था इसका आंसर, ये वो फलाना ढिमाका। तो
तो जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर के एक्सट्रैक्शन की बात कर रहा है। ये कॉपर एक्सट्रैक्ट होने के पहले के प्रोसेस है, ये मेन प्रोसेस है जिसमें फाइनली हमें कॉपर मिल रहा है। और इस मिलने वाले कॉपर को हम बोलते हैं बेटा ब्लिस्टर कॉपर। क्या बोलते हैं? ब्लिस्टर कॉपर, जिसमें ये कम से कम नहीं तो 98% तक कैसा होता है बेटा? प्योर कॉपर होता है। अप टू 98-99% तक कैसा होता है बेटा? प्योर कॉपर होता है। ये बात समझ में आ गई? तो मेन रिएक्शन ये है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्या है जरा ध्यान से देखते हैं। Which of the following statement is incorrect about the extractive metallurgy of copper? मेट जो होता है, मेट मैंने बताया था Cu2s और FeS का कॉम्बिनेशन होता है। Cu2s 98% और FeS 2%। मेट जो है वो मेनली आयरन सल्फाइड रखता है और कुछ फेरस ऑक्साइड रखता है। गलत बात, ये स्टेटमेंट गलत है। मेट में 98% Cu2s होता है और मात्र 2% FeS होता है। तो ये तो कह रहा है नहीं सबसे ज्यादा FeS रखता है। गलत बात, 98% Cu2s होता है। तो पहला स्टेटमेंट ही हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट। बाकी द इम्प्योरिटी ऑफ आयरन सल्फाइड इज रिमूव बाय फ्यूजिबल स्लैग FeSiO3 ड्यूरिंग रोस्टिंग। हाँ बिल्कुल सही है, अभी अभी बता करके चुका हूँ। आगे द कॉपर पायराइड इज कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन। हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा। CuFeS2 है, हाँ एक तरह का सल्फाइड और है, हाँ तो बेटा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड यूज होगा। कॉपर इज ऑब्टेन्ड बाय सेल्फ रिडक्शन इन बेसेमर कन्वर्टर। ये प्रोसेस बेटा ये जो है ये सेल्फ रिडक्शन का ही तो प्रोसेस है, जो मैंने बोला है कि बेसेमर में होने वाली मेन रिएक्शन यही है। आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली इसका क्या हो जाएगा बेटा? ए आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला वैन आर्केल मेथड क्या है बेटा? वैन आर्केल मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल इन्वॉल्व, ठीक है ना, कन्वर्टिंग द मेटल टू। हाँ जी, किस मतलब इसमें ओवरऑल ये पूछना चाह रहा है कि वैन आर्केल मेथड में हो क्या रहा है। आई रिपीट, वैन आर्केल मेथड में हो क्या रहा है, वो बेसिकली ये पूछना चाह रहा है। तो भाई वहां पे क्या होता है? वॉलेटाइल अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। आई रिपीट, वॉलेटाइल अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इमेजिन करिए टाइटेनियम है, हाँ कैसा है बेटा? इम्प्योर। और ये क्या करेगा? आयोडीन से रिएक्ट करेगा, हाँ करीब करीब कितना टेम्परेचर होगा? करीब करीब इतना टेम्परेचर होगा। और इस पे क्या बना लेगा? ये बना लेगा। अब ये जो बना रहा है ये कहीं ना कहीं कैसा है बेटा? वॉलेटाइल है। अब जब आप इसको और ज्यादा टेम्परेचर दोगे, कम से कम कितना? इतना, तो ये ब्रेक हो जाएगा एंड फाइनली ये इस तरह से अलग हो जाएंगे। और ये टाइटेनियम कैसा होगा बेटा? प्योर होगा। कैसा होगा? प्योर। और आयोडीन तो खैर वापस से क्या हो जाएगा बेटा? रिसाइकल हो जाएगा। तो वो यही कहना चाह रहा है कि इस प्रोसेस में होता क्या है भाई? वॉलेटाइल अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, दैट्स ऑल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। कॉपर एंड टिन आर रिफाइंड बाय, किससे रिफाइंड किए जाते हैं भाई? पोलिंग से किए जाते हैं। किससे किए जाते हैं? पोलिंग से किए जाते हैं। अपन ने पढ़ा भी हुआ है। बेसिकली कॉपर जो होता है उसमें उसी का मेटल ऑक्साइड इम्प्योरिटी की फॉर्म में होता है। टिन जो होता है उसमें उसी का मेटल ऑक्साइड इम्प्योरिटी की फॉर्म में होता है। और इनको पोलिंग के थ्रू इनको क्या किया जाता है? रिफाइन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ प्रोसेस ऑफ जोन रिफाइनिंग, प्रोसेस ऑफ जोन रिफाइनिंग इज यूज्ड। किसके लिए यूज किया जाता है भाई? जोन रिफाइनिंग प्रोसेस जो है वो बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है? सभी के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, गैलियम हो, ठीक है ना, इन सभी के लिए यूज किया जाता है। बोरॉन, इंडियम, है ना, इनके लिए भी यूज किया जाता है। बोरॉन हो गया, है ना, इंडियम हो गया, इनके लिए भी यूज किया जाता है। ओके, आगे टिन और पीबी, आई रिपीट टिन एंड पीबी किसके लिए यूज होता है? ये मतलब इसके लिए अगर अपन इसकी रिफाइनिंग कराएं टिन और पीबी की, तो भाई किसके लिए होगी? तो सीधी सी बात है, अगर टिन है या पीबी है तो इनको नो डाउट इन इट हम रिफाइन करा सकते हैं। किससे? लिक्वेशन के थ्रू।
किसके थ्रू? लिक्वेशन के थ्रू। टिन हो गया, पीबी हो गया, बिस्मिथ हो गया, ठीक है ना, एसएन, पीबी, है ना, पीआई, ये सब लिक्वेशन मेथड के थ्रू क्या किए जाते हैं? रिफाइन कराए जाते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत ही शानदार है। यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर आपस में मैच कराने, यानी कि कौन सा प्रोसेस किसके लिए बना है। तो सबसे पहले जैसे साइनाइड प्रोसेस की बात करें, तो भाई साइनाइड प्रोसेस आपने पूरा नाम सुना हो, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस जो होता है बेटा, ये यूजली एजी और एयू के लिए यूज होता है। यानी कि पहले का आंसर क्या होना चाहिए? डी ऑप्शन होना चाहिए। फर्स्ट का क्या होना चाहिए? डी ऑप्शन होना चाहिए। तो भाई इसमें से डी ऑप्शन किस किस में है? एक तो बी में है और एक डी में है। तो ए और बोले तो सी तो वैसे भी गलत हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड किसके लिए, यहाँ पे क्या मतलब किससे लिंक है? तो भाई फ्रोथ फ्लोटेशन का लिंक है अपने पाइन ऑयल से। किससे? पाइन ऑयल से। बात समझ में आ रही है? फ्रोथ फ्लोटेशन में अपन वही पाइन ऑयल, कैम्फोर ऑयल, वो सब यूज करते हैं, यूकेलिप्टस ऑयल। तो वन का तो क्या हो गया बेटा? डी हो गया। और सेकंड का क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। तो वैसे तो आंसर पकड़ने में आ गया, लेकिन फिर भी और देखे लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की अगर हम बात करें, हाँ बात सही है, एल्यूमिनियम के लिए होता है वही इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जिसको आप हॉल हेरोल्ड मेथड के नाम से भी जानते हैं। और एक जोन रिफाइनिंग की बात करें तो नो डाउट इन इट, वो जर्मेनियम के लिए होती है। अभी थोड़ी देर पहले हम जोन रिफाइनिंग देख करके चुके हैं, जर्मेनियम भी इसमें इंक्लूड था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फाइनल आंसर इसका क्या होगा बेटा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये बात समझ में आ गई? अब यार ये तो सीधे से हैं, ठीक है क्वेश्चन। ये अगर आपको और याद है तो आप इन क्वेश्चंस को बता सकते हैं, अदरवाइज इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। लिमोनाइट, अर्जेंटाइट, है ना, कार्नेलाइट, कैलामाइन, ये सब और अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भैया फिर अपन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है भाई, इसका आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। ध्यान से देख लीजिए, जैसे ए का वो बता रहा है क्या, एस बता रहा है, यानी कि हाँ बात सही है, ऑक्साइड और है। या अर्जेंटाइट को ले लीजिए या कार्नेलाइट को ले लीजिए। कार्नेलाइट अपना होता है KCl प्लस MgCl2, यानी कि सी का क्या होना चाहिए? क्यू होना चाहिए। तो भाई जैसे कैलामाइन अपन पढ़ चुके हैं, जिंक कार्बोनेट होता है, तो यानी कि डी का क्या होना चाहिए? पी होना चाहिए। तो और अगर आपको याद है तो आप ऐसा क्वेश्चन तुरंत कर सकते हैं, अदरवाइज फिर बेटा ऐसे क्वेश्चन में अटकने के चांस रहते हैं। ये देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या किया गया है, एक तरफ तो प्रोसेस दे दिए, सामने और दे दिया है। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि भाई कोई भी मेटलर्जी में आप प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको दो बातें पता होनी चाहिए। पहला वो किसके लिए होता है, दूसरा उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। तो आइए जरा देखते हैं। लीचिंग की बात करें, लीचिंग AG, AU और एल्यूमिनियम तीनों के लिए होती है। क्या इसमें AG AU है? नहीं। एल्यूमिनियम है? हाँ। किस फॉर्म में? बॉक्साइड फॉर्म में। तो नो डाउट ए का आंसर क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। ये देख लीजिए, केवल आर जो है, ए का आंसर आर, वो केवल किस में है? बी ऑप्शन में है। यानी कि आंसर तो मुझे मिल गया। अब बाकी भी देखे लेते हैं। कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन क्या होता है बेटा? कैल्सिनेशन में कोई भी आपके पास मेटल कार्बोनेट है या हाइड्रेटेड ऑक्साइड है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड है, तो इनको बेटा हीट किया जाता है और इनको ब्रेक किया जाता है, एक तरह का थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, तो वो कहाँ पे होता है? इन द एब्सेंस ऑफ एयर कैल्सिनेशन में होता है। तो यहाँ पे कैल्सिनेशन के लिए बी का आंसर क्या बता रहा है? क्यू। बात सही है। ये सीडेराइड दिखाई दे रहा है, हाँ। ये FeCO3 है, हाँ। आप इसको ब्रेक करेंगे, ये FeO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक तरह का क्या है बेटा? कैल्सिनेशन है। तो बी का आंसर क्या हो गया? ठीक है ना, क्यू हो गया। ओके, फ्रोथ फ्लोटेशन की बात करें। अब फ्रोथ फ्लोटेशन भाई किसके लिए होता है? सल्फाइड ओर के लिए होता है। तो सी का आंसर साफ दिखाई दे रहा है, कॉपर पायराइड CuFeS2। और मैग्नेटिक सेपरेशन भाई बचा कौन फाइनली? अपना मैग्नेटिक सेपरेशन क्रोमाइड के लिए। ठीक है, तो फाइनली आंसर अपना क्या हो गया भाई? बॉम्बे। आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। सेल्फ रिडक्शन किसके लिए होता है? आई रिपीट, सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन होता है बेटा कॉपर सल्फाइड या फिर
उसके साथ आप ले लीजिए लेड सल्फाइड PbS, या उसके साथ आप ले लीजिए HgS। इन 3 के सल्फाइड्स के साथ यूजली हम सेल्फ रिडक्शन करते हैं। तो बाय द एंड समरी इज दिस, कॉपर फ्रॉम कॉपर ग्लांस, यानी कि ए का आंसर क्या होना चाहिए बेटा, P होना चाहिए। अब ए का आंसर P ओ तेरे की कितने में है, 3 में है। तो बेटा चलो ये तो एक कम हुआ, आगे बढ़ते हैं। कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन, यानी कि वही कार्बन रिडक्शन की बात कर रहा है। तो कार्बन रिडक्शन बेसिकली देखा जाए तो किसके लिए होता है, फिर से जनता पार्टी। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, ये देख लो, फिर से, फिर कौन है, आयरन, है ना। तो नो डाउट इन इट, ए का क्या होना चाहिए, बी का आंसर S होना चाहिए। तो बी का आंसर S केवल ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो आंसर तो हमारा आ गया। चलिए आगे भी देखे लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इन फ्यूज स्टेट, बात समझ में आ रही है। तो नो डाउट इन इट वही एल्यूमिनियम, बॉक्साइड, हॉल हेरोल्ट, है ना। और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड डिस्प्लेसमेंट बाय मेटल, अब भी अभी बता करके चुका हूं, अब भी अभी कहाँ गया, ये रहा, अभी अभी बता के चुका हूं। यहाँ पे जिंक 0 है, यहाँ पे ये +2 हो गया, यानी कि ये कहीं ना कहीं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कहाँ गया, ये रहा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या दिखाई दे रहा है बेटा, ए आता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे ये बहुत ही सिंपल है भाई, ब्लास्ट फर्नेस अपन पढ़ते हैं। हाँ, ब्लास्ट फर्नेस से फाइनली जो आयरन हमें मिलता है वो कौन सा होता है, केवल ब्लास्ट फर्नेस की बात हो रही है कि ब्लास्ट फर्नेस से मिलने वाला आयरन, तो भाई वो पिग आयरन होता है। मतलब ये बहुत ही सिंपल सी चीजें होती हैं, आपको पता होनी चाहिए। जैसे रिडक्शन जोन में जो आयरन हमें इसमें मिलता है वो स्पंजी आयरन होता है। ब्लास्ट फर्नेस से हमें जो आयरन मिलता है फाइनली वो पिग आयरन होता है। फिर उसके बाद पिग आयरन को सेवरल टाइम्स रीमेल्ट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कोक पाउडर एंड फ्लक्स, तो वो क्या कहते हैं, कास्ट आयरन मिलता है। कास्ट आयरन को बार बार रिफाइन किया जाता है तो उससे रोट आयरन मिलता है। तो ये सारे स्टेप्स हमें पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए, द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे वो सीधा सा पूछ रहा है कि भाई जिंक ब्लेंड से जिंक अगर निकालना है, यानी कि ZnS से जिंक निकालना है, ZnS से क्या निकालना है बेटा, जिंक निकालना है, तो कौन सा प्रोसेस यूज होगा। भाई पहली बात तो ध्यान रखो, सल्फाइड ओर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखने वाली, ठीक है ना। तो क्या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होगा, जरूरत नहीं है भाई, कार्बन रिडक्शन से काम चल जाएगा। फिर से जनता पार्टी, जनता कौन है, Zn। आगे रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन विद कार्बन, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। ZnS को हम क्या करेंगे सबसे पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के ZnO प्लस SO2 में कन्वर्ट कर लेंगे, एंड देन फाइनली हम इस ZnO को क्या करेंगे बेटा, कार्बन से रिड्यूस करा लेंगे, और फाइनली क्या बन जाएगा, CO या CO2 जो भी निकलना है निकल जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो ये कुल मिलाकर के स्टेप क्या है, सेकंड वाला स्टेप इसमें इन्वॉल्व होगा। आगे तो कैल्सिनेशन और ये सब तो देखने की जरूरत भी नहीं है। ये बात समझ में आ गई। बस ध्यान रखना कि यहाँ पे मिलने वाला जो जिंक है, उस जो रिडक्शन के दौरान जो हमें जिंक मिलता है, जो इम्प्योर जिंक होता है, उसको हम कहते हैं स्पेल्टर, याद रखना। और उसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटीज होती हैं ये भी याद रखिएगा, नोट्स में लिखवाई हुई हैं, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बात आती है कार्बन कैन नॉट बी यूज इन द रिडक्शन ऑफ Al2O3। Al2O3 के रिडक्शन में आखिरकार कार्बन क्यों नहीं यूज किया जाता। थोड़ी देर पहले याद करिए, मैंने यही बात आपसे बोली थी। उसके पीछे रीजन क्या है, मेन रीजन तो होता है कि भाई Al2O3 को आप चाहो तो कार्बन से रिड्यूस करा दो, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखे लेते हैं, यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल, नहीं नहीं गलत। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज मोर देन दैट, नहीं। प्योर कार्बन इज नॉट इजिली, नहीं। द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 इज टू हाई, बात समझ में आ रही है। तो सीधी सी बात है भाई कि Al2O3 जो होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, 2050 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है,
अगर आप चाहते हो कि मैं उसको रिड्यूस कराऊं कार्बन से, तो भाई बहुत ही हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। और एक और भी रीजन होता है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है बेटा, एल्यूमिनियम कार्बन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम कार्बाइड भी बना सकता है, तो इसलिए भी थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है। जरा इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ें, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है ना, जरा ध्यान से देखें। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, इन गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रोसेस एल्यूमिनियम एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल सही बात है। गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रोसेस एक्चुअल में इसमें एल्यूमिनियम यूज किया जाता है, बात समझ में आ रही है। इसको एल्यूमिनियम थर्मल रिडक्शन प्रोसेस भी बोला जाता है, यानी कि कहने का मतलब है एल्यूमिनियम यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है बेटा, सही। मैग्नीशियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ MgCl2, बेटा ये स्टेटमेंट गलत है। पहला तो क्या है, ट्रू, और ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। क्यों सर, इसमें क्या समस्या है? देखिए, अगर आप एक्वस MgCl2 की रिएक्शन कराएंगे तो बेटा सीधी सी बात है, Mg+2 और Cl- बनेगा, और दूसरी तरफ H+ और OH- भी बनेगा। अब हमें चाहिए था कैटायन मैग्नीशियम डिपॉजिट चाहिए था कैथोड पे, तो बेटा यहाँ पे कंपटीशन हो जाएगा कि कैथोड पे पहले कौन डिपॉजिट होगा। अब कैथोड पे पहले वो डिपॉजिट होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, ज्यादा हो। और नो डाउट इन इट, रिडक्शन पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो Mg+2 लेस देन दैट किससे, H+। ओके, तो भाई मेरे पे H पहले रिड्यूस होगा जाकर के एज कंपेयर टू Mg के, तो कैथोड पे चाहिए था हमें क्या, मैग्नीशियम, मिल क्या रहा है, हाइड्रोजन। तो ये स्टेप, ये मतलब स्टेटमेंट गलत है। एक्सट्रैक्शन ऑफ पीबी इज पॉसिबल बाय कार्बन रिडक्शन ऑफ पीबीओ इज स्मेल्टिंग, हाँ ये बात सही है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। लास्ट एंड फाइनल, रेड बॉक्साइड इज प्यूरिफाइड बाय सरपैक्स प्रोसेस, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। देखिए बॉक्साइड दो तरह के होते हैं, एक रेड होता है, एक वाइट होता है। रेड बॉक्साइड में Fe2O3 होती है मेजर इम्प्योरिटी, जिसकी वजह से वो रेड कलर का होता है और रेड बॉक्साइड नाम पड़ गया। SiO2 मेजर इम्प्योरिटी होती है बॉक्साइड में, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो कुछ वाइट दिखाई देता है, नाम ही पड़ गया वाइट बॉक्साइड। तो इस तरह से दो बॉक्साइड होते हैं, रेड एंड वाइट। अब बात आती है प्रोसेस की, तो तीन प्रोसेस होते हैं, एक होता है बेयर, एक होता है हॉल, और एक होता है सरपैक प्रोसेस। बेयर और हॉल प्रोसेस जो होते हैं वो रेड बॉक्साइड के लिए होते हैं, सरपैक प्रोसेस जो होता है वो व्हाइट बॉक्साइड के लिए होता है। ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे बोला है कि सरपैक प्रोसेस तो रेड बॉक्साइड के लिए, ये गलत है। तो फाइनली आंसर इज दिल्ली। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, लीचिंग ऑफ Ag2S इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट विद अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ, जरा ध्यान से सुनना। लीचिंग, अभी भी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि लीचिंग एक हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस है, हाइड्रोमेटलर्जी का पार्ट है, जिसमें एक सुटेबल सॉल्वेंट को लिया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो रिएक्शन आपको यहाँ पर दिखाई भी थी, कहाँ गई कहाँ गई, ये रही, ये देखिए। ये सेकंड स्टेप जो है ये रिडक्शन है, लेकिन अगर पहला स्टेप पूछा जाए क्या है तो वो लीचिंग का हिस्सा है, यानी कि Ag का सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाने तक ये पार्ट क्या है बेटा, लीचिंग है, और ये पार्ट क्या है, रिडक्शन है। तो यहाँ पे वो यही पूछा है कि लीचिंग भाई क्या है, इसमें से सही ऑप्शन क्या है। तो NaCN है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो द बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बेस्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा दिस वन, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल बोथ आर कॉमर्शियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव ओर बाय सेल्फ रिडक्शन मेथड। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि सल्फाइड ऑफ Ag, Pb और Cu, बात समझ में आ रही है, इनके लिए सेल्फ रिडक्शन यूज होता है। तो भाई बेस्ट आंसर, बेस्ट चॉइस हमें यही दिखाई दे रही है, Pb और Cu।
अब ये वापस से आ गया भाई, इसने क्या पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। अच्छा ठीक है, समझ गया। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है बेटा, एक आपको दिया गया है एल्यूमिनियम, ओके, एक आपको दिया गया है टाइटेनियम, और एक आपको दिया गया है पीबी। अब बोला है कि बताओ भाई, इसी ऑर्डर में अपन को पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट किसके लिए सही है। हीटिंग इम्प्योर मेटल विद आयोडीन करीब इतने टेम्परेचर एंड पासिंग द रिजल्टिंग वॉलेटाइल आयोडाइड ऑन हॉट टंगस्टन फिलामेंट फलाना ढिमाका एंड देन प्योर मेटल। ये देखो भाई, ये देखो, अभी बता करके चुका हूं, अभी ये रही टाइटेनियम है, आयोडीन है, ये है, ये है, ये है, अभी बता करके चुका हूं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो पहला स्टेप आपको दिखाई दे रहा है, आई रिपीट, जो पहला स्टेप आपको दिखाई दे रहा है वो टाइटेनियम के लिए दिखाई दे रहा है। ये बात समझ में आ गई? यानी कि वन किस किस में बीच में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। आइए आगे देखते हैं। हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर इन एयर until a part is converted to oxide, ठीक है ना, and then further heating in absence of air, है ना, to let the oxide react with unchanged metal sulfide। यानी कि ये सेल्फ रिडक्शन की बात कर रहा है। पहले वो है कि एक सल्फाइड और है, उसको ऑक्सीडाइज कर दो, फिर उसको छोड़ दो, एयर सप्लाई को बंद कर दो, और फिर उनको आपस में लड़ने भिड़ने को छोड़ दो। तो ये एक्चुअल में सेल्फ रिडक्शन की बात कर रहा है, और इनमें सेल्फ रिडक्शन कौन शो करता है, पीबी, अभी बता के चुका हूं। तो यानी कि इसका क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन। और आखिरी वाला देख लो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉर्टन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मॉर्टन इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग मेटल ऑक्साइड एंड क्रायोलाइट एंड फिलोसफर। भाई साफ बता रहा है कि ये एल्यूमिनियम की बात कर रहा है। तो फाइनल आंसर इसमें क्या होगा बेटा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें ये पूछा है भाई कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट, हेमेटाइट मतलब Fe2O3, द रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस ओनली इन लोअर टेम्परेचर रेंज इन द ब्लास्ट फर्नेस। ये पहला स्टेटमेंट गलत है। रीजन, ये कह रहा है नहीं साहब बस सिर्फ लो टेम्परेचर पे होता है, हाई टेम्परेचर पे नहीं। अरे कैसे मान लूं, देखिए कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही रिड्यूस करने में कैपेबल होते हैं। बात समझ में आ रही है? कार्बन को टेम्परेचर चाहिए 700 से ज्यादा, 710 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, तब रिड्यूस करेगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड को चाहिए 710 डिग्री से कम। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ लोअर टेम्परेचर पे हो, हायर टेम्परेचर पे भी क्या कहते हैं, रिडक्शन पॉसिबल हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। कैलामाइन जो होता है वो कार्बोनेट ऑफ जिंक है, हाँ ये बात सही है, ZnCO3 को ही हम कैलामाइन कहते हैं। आगे, तो पहला स्टेटमेंट सही है, सॉरी फॉल्स है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है बेटा, ट्रू है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम बॉक्साइड यूजली कंटेन सिलिका आयरन ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड एज ए इम्प्योरिटी। यार ये स्टेटमेंट भी सही है। आगे, सॉलिडिफाई कॉपर ऑब्टेन फ्रॉम solidify copper obtained from silica lined converter Bessemer, ठीक है, has blistered appearance due to evolution of SO2। यार ये बात भी सही है। जो कॉपर है सल्फाइड ओर में मान लो प्रेजेंट है, तो जब आप उसको फाइनली बेसेमर में आप जब उसको हीट कर रहे होते हो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वही CO2S FeS, फिर वहाँ पे सेल्फ रिडक्शन हो रहा होता है, तो फाइनली वहाँ पे कहीं ना कहीं SO2 गैस निकल रही होती है, और SO2 गैस निकलने की वजह से जो कॉपर होता है ना, कॉपर उसके ऊपर ऐसे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, फफोले होता है ना, जैसे जलने पे छाले पड़ जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, तो वहां पे गैस निकलने की वजह से उसमें ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, और ऐसे कॉपर को हम किस नाम से जानते हैं, ब्लिस्टर कॉपर के नाम से जानते हैं। तो ये बात भी सही है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया बेटा, ट्रू हो गया। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, ये हो गया, ए ऑप्शन हो गया। आगे अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से और अच्छे से देखिएगा। इसमें पूछा है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है ना, प्रोसेस एक्स है, और एम्प्लॉयड फॉर रेड बॉक्साइड टू रिमूव आयरन ऑक्साइड, जो कि एक मेन इम्प्योरिटी होती है। बात सही है, Fe2O3 होता है बेटा मेन इम्प्योरिटी इसमें रेड बॉक्साइड में।
है ना, जिसकी वजह से ये रेड होता है। प्रोसेस वाई, सरपेक प्रोसेस यूज फॉर व्हाइट बॉक्साइट टू रिमूव जेड। जेड है मेन इम्प्योरिटी। अब बात आ रही है कि भाई पहला प्रोसेस जो है वो क्या हो सकता है, तो भाई सीधी सी बात है, वो प्रोसेस क्या हो सकता है भाई, वो प्रोसेस है बेयर्स प्रोसेस। और वो जो Z की बात हो रही है वो है SiO2, ठीक है ना। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हॉल एंड हेरॉल्ड प्रोसेस, नहीं, ये रिडक्शन के लिए है, वो केवल हॉल प्रोसेस होता है। बेयर, हॉल और सरपेक 3 प्रोसेस होते हैं, ये हॉल एंड हेरॉल्ड प्रोसेस है, ये एक अलग बात हो गई। तो बाय द एंड समरी इज दिस, पहले में वो प्रोसेस का नाम पूछ रहा है एक तरह से देखा जाए, और दूसरे में वो क्या कहते हैं, किसका नाम पूछ रहा है, उसमें पाई जाने वाली इम्प्योरिटी का। तो भाई सीधी सी बात है, आंसर क्या होगा, बॉम्बे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल मे बी प्रेजेंट इन द एनोड मड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। बेटा एक रिएक्टिविटी सीरीज अभी मैंने एक दो बार बता दी है। हाँ, जब भी हम उस रिएक्टिविटी सीरीज को फॉलो करते हैं और मान लो कॉपर की रिफाइनिंग चल रही है, तो कॉपर के बाद वाले जो भी मेटल हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते, और ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते तो वो वहीं पे एनोड के फॉर्म में, एनोड के नीचे कीचड़ की तरह, मड की तरह पड़े रहते हैं, इसीलिए उनको एनोड मड बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। कॉपर से जो पहले जितने भी आयंस हैं वो तो आयंस की फॉर्म में किसमें रहेंगे, वाटर में तैरते रहेंगे, लेकिन इसके बाद वाले जितने भी हैं वो सब कहाँ रहेंगे बेटा, एनोड मड में रहेंगे। रीजन, वो कभी ऑक्सीडाइज ही नहीं हो पाए थे, तो रिड्यूस कहाँ से होंगे। तो अब बात आती है कॉपर के बाद वाला इनमें कौन है। कॉपर के बाद वाला एक तो गोल्ड है और एक सिल्वर है, यानी कि 1 और 3। तो भाई सी ऑप्शन इसका आ रहा है। अगर ये चीज आपको बहुत डिटेल में समझनी है तो आपको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड समझना होगा। मंजिल बैच करके क्या कहते हैं सीरीज अपनी चलती है, आप सबको पता ही होगा। उसमें मेरा 1 या 2 साल पुराना एक लेक्चर पड़ा हुआ है, करीब 6 घंटे का होगा, मेटलर्जी का। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो 6 आवर्स आप मेटलर्जी को दो, बिल्कुल नहीं। मैं तो कहता हूँ जहाँ जो दिक्कत आए थोड़ा सा उसको आगे पीछे बढ़ा करके, कम करके, देख करके, क्या कहते हैं, एक बार उसको क्लियर कर लो, फायदे में रहोगे। चलो ये क्वेश्चन देखिए बेटा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। नंबर 1 मल्टीपल चॉइस है, पहले ही बता दूं, ठीक है ना। पहले में कह रहा है कि डोलोमाइट कंटेंट बोथ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, बात तो सही है, CaCO3 डॉट MgCO3, बात तो सही है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड फ्रॉम गैलेना, यानी कि PbS से Pb निकालना है, तो बात सही है, रोस्टिंग की जाती है, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। और फिर उसके बाद सेल्फ रिडक्शन भी कराया जा सकता है हाई टेम्परेचर पे, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड, ZnS से हमें क्या निकालना है बेटा, Zn निकालना है, तो क्या रोस्टिंग अलाउ होती है, हाँ बिल्कुल होती है। उसके बाद रिडक्शन भी होता है, वो भी कार्बन, हाँ ये भी बात सही है। आगे, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्लैग फॉर्म्ड ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन एंड कॉपर इज FeSiO3, नहीं बेटा, दोनों जगह यही बनता हो ये जरूरी नहीं है। कैसे, कॉपर के साथ क्या होता है बेटा, FeO, कॉपर के साथ क्या होता है, FeO मेजर इंप्योरिटी आती है, और ये SiO2 से रिएक्ट करके FeSiO3 बना लेता है। क्या बना लेता है बेटा, FeSiO3 बना लेता है। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन आयरन के केस में बेटा FeSiO3 थोड़ी ना बनाएंगे, नहीं तो फिर तो आयरन को निकालना मुश्किल पड़ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। फाइनल आंसर अपना क्या होगा बेटा, ABC। अब जरा इसको देख लीजिए, द रिएक्शन विच डज डू, यानी कि मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है, नॉट ऑकर इन द रिडक्शन जोन इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट ओर। इनमें से कौन सी रिएक्शन है या कौन सी रिएक्शन है जो क्या कहते हैं रिडक्शन जोन में नहीं होती। बात समझ में आ रही है, आई रिपीट, जो रिडक्शन जोन में नहीं होती। तो भाई द बेस्ट इज क्या है, दिस एंड दिस। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, रिडक्शन जोन में यही रिएक्शन नहीं हो रही। हाँ बेटा नहीं हो रही, क्यों, जरा ध्यान से सुनना। पहली बात, रिडक्शन जोन का जो टेम्परेचर होता है वो 710 डिग्री से कम होता है,
यानी कि वहां पे CO जो होता है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये 710 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इससे ज्यादा टेम्परेचर पे कार्बन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और इससे कम टेम्परेचर पे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो भाई जहां पे रिडक्शन हो रहा है वहां का टेम्परेचर 710 डिग्री से कम है, तो कार्बन वहां पे यूज नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज होगा, यानी कि ये रिएक्शन ऊपर वाली सही है और ये गलत है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। दूसरा, कैल्शियम ऑक्साइड और SiO2 की बात करें तो यार ये स्लैग फॉर्मेशन हो रहा है और ये स्लैग जोन में होता है। कहां पे होता है? स्लैग जोन में, रिडक्शन जोन में नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोथ फ्लोटेशन। क्या है बेटा? प्रोथ फ्लोटेशन। अब देखते हैं इसके लिए क्या सही है क्या गलत है, आइए। प्रोथ फ्लोटेशन इज अ फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिनरल फ्रॉम द गैंग। हाँ ये बात सही है, एक फिजिकल मेथड है, बिल्कुल सही है। 3 मेथड होते हैं, याद करिए, ग्रेविटी, मैग्नेटिक और प्रोथ फ्लोटेशन। तो ये एक फिजिकल मेथड है जिसमें मिनरल्स को, ओर्स को उसकी इम्प्योरिटीज से अलग किया जाता है। इज अ मेथड ऑफ कंसंट्रेशन of ore depending on the difference in wettability of gangue and the ore particles। ये बात भी सही है, यानी कि ये प्रेफरेंशियल वेटेबिलिटी पे डिपेंड करता है, यानी कि कौन किसके कांटेक्ट में आएगा। जैसे ओर है ऑयल के कांटेक्ट में आता है, इम्प्योरिटी है वो वाटर के कांटेक्ट में आती है, तो ये कंसंट्रेशन का प्रोसेस है। आगे, प्रोथ फ्लोटेशन इज यूज फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर। हाँ बात सही है, केवल सल्फाइड ओर अगर लिखा होता ओनली तो मैं गलत मान लेता, सल्फाइड ओर लिखा है मैं सही मानूंगा, क्योंकि कहीं कहीं पे नॉन सल्फाइड ओर के लिए भी यूज हो सकता है, लाइक मेलाकाइट। आगे, प्रोथ फ्लोटेशन इज अ मेथड इन विच impurities sink in the bottom and ore particles pass on the surface with froth। ठीक है ना, ये बात भी सही है। प्रोथ फ्लोटेशन मेथड बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक है ना, ये सब मैंने लिखवाया हुआ है। तो ये एक तरह का क्या है बेटा? डायरेक्ट मेथड है, जिसमें क्या हो रहा है, इसमें इम्प्योरिटीज तो नीचे सिंक कर रही हैं और फाइनली और हमें मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिडक्शन रिएक्शन आर एक्चुअली एम्प्लॉयड इन कॉमर्शियल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, दिखने में टफ लग रहा है लेकिन है बहुत ही सिंपल। क्यों सर? देखिए, ये है गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो थर्मल रिडक्शन प्रोसेस, जिसमें एल्यूमिनियम किसकी तरह काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक ऐसा क्वेश्चन देखा भी था। बेटा ध्यान रखना, ये जब एल्यूमिनियम और Fe2O3 ये वाली जो रिएक्शन है ये कॉमर्शियल मेथड नहीं है। कॉमर्शियल मेथड तो Fe2O3 के लिए कौन है? कार्बन रिडक्शन। ये एक जनरल मेथड है। आपको अगर याद हो तो जैसे सर्दी गर्मी आती जाती रहती है, तो कभी कभी आपको याद हो तो रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं उनमें क्रैक आ जाते हैं, उनको जोड़ने के लिए थर्माइट वेल्डिंग की जाती है। तो वो थर्माइट वेल्डिंग कोई कॉमर्शियल मेथड नहीं है, वो तो एक घरेलू नुस्खा है भाई। ठीक है ना, तो उसके लिए इस रिएक्शन का यूज उसमें होता है। तो फाइनल आंसर ध्यान रखना, इसने पूछा है कॉमर्शियल बताइए, तो कॉमर्शियल में BCD तो चलेगा। ठीक है ना, ये साइनाइड प्रोसेस है, ये भी वही एल्यूमिनियम का ही वही गोल्ड स्मिथ वाला प्रोसेस है, लेकिन कॉमर्शियल मेथड है। ये सेल्फ रिडक्शन है, कॉमर्शियल मेथड है, लेकिन ये सेल्फ रिडक्शन, लेकिन ये कॉमर्शियल मेथड नहीं। आगे, अब ये क्वेश्चन देखिए, पोलिंग प्रोसेस इज अप्लाइड व्हेन इम्प्योरिटी एज अ कंपाउंड ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल, एटॉमिक नंबर ऑफ नॉन मेटल इज। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। देखिए, पोलिंग किसके लिए किया जाता है? पोलिंग आपको पता है, या तो कॉपर के लिए किया जाता है या टिन के लिए किया जाता है। बात समझ में आ रही है? और इसमें इन्हीं के मेटल ऑक्साइड इम्प्योरिटी की तरह होते हैं, इन्हीं के मेटल ऑक्साइड इम्प्योरिटी की तरह होते हैं। तो मेटल के साथ जो है कौन है? ऑक्सीजन, यानी कि नॉन मेटल, उसका एटॉमिक नंबर पूछा है। तो भाई उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है सबको पता है, आंसर इज 8। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। how many of following metal, I repeat, how many of following metal can be purified by electro refining by using metal as impure anode? अरे भाई
ये तो बड़ा सीधा सा है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड जो होता है वो किसी भी मेटल के लिए यूज किया जा सकता है, यानी कि आंसर इज ऑल, जितने दिखाई दे रहे हैं ना सब, सबके लिए यूज किया जा सकता है। हाउ मेनी ऑफ हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग रिफाइनिंग प्रोसेस आर करेक्टली मैच्ड विद देयर एलिमेंट, यानी कि सामने प्रोसेस लिखे हुए हैं और एलिमेंट लिखे हुए हैं, अपन को पहचानना है कि भाई कौन कौन सा सही है। क्या लिक्वेशन यूज होता है टिन के लिए? हाँ। क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज होता है जिंक के लिए? हाँ। क्या जोन रिफाइनिंग यूज होता है जर्मेनियम के लिए? हाँ। 3 तो हो गए अभी तक। आगे पोलिंग यूज होता है भाई टिन के लिए, पोलिंग भी यूज होता है? हाँ बिल्कुल होता है, पोलिंग भी यूज होता है, दोनों चीजें यूज होती हैं। इधर लिक्वेशन भी यूज हो सकता है, पोलिंग भी यूज हो सकता है। वैन आर्किल टाइटेनियम के लिए यूज होता है, यस। क्यूपलेशन सिल्वर के लिए यूज होता है, हाँ भाई ये भी सही है, यानी कि ये तो सभी सही है। फाइनल आंसर कितना हो गया बेटा? 6। आगे देखते हैं। द करेक्ट आयनिक रिएक्शन फॉर द प्रोसेस, ठीक है ना, करेक्ट रिएक्शन पूछा है भाई। ओके, करेक्ट आयनिक रिएक्शन फॉर द प्रोसेस, तो जरा ध्यान से देख लो भाई। पहली रिएक्शन यहाँ पे करेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है, बाकी तो सब फर्जी है मामला। आप सिल्वर लीजिए या गोल्ड लीजिए, पहले तो मैं आपको याद दिला दूं ये कौन सा है, लीचिंग है प्रोसेस, और किस नाम से जाना जाता है सिल्वर या गोल्ड के लिए? मैक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। कुछ याद आया? जिसमें एक्वस रहता है और एयर रहती है, उसकी प्रेजेंस में ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो भाई पहला ही स्टेप सही है, बाकी तो सब खैर मोह माया है। और ये बता दूं ये जो है फाइनली सेम प्रोसेस एजी के लिए भी होता है और एयू के लिए भी होता है। आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा बेटा। मैच द नेम ऑफ प्रोसेस गिवन कॉलम 1 एंड विद टाइप्स ऑफ मेटलर्जिकल मेथड गिवन कॉलम 2। वही अपन को बस मैच करना है, जरा ध्यान से और अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले हॉल हेरॉड प्रोसेस, तो हॉल हेरॉड प्रोसेस एल्यूमिनियम का रिडक्शन मेथड है, जिसमें हम बेटा Al2O3 को भी यूज करते हैं, क्रायोलाइड को भी यूज करते हैं, फ्लॉस्फर को भी यूज करते हैं, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड को भी। तो बाय द एंड समरी इज दिस, पी का क्या होना चाहिए बेटा? 1 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो वैसे भी गायब हो गए, बचा कौन सा? बी और डी। आगे देखते हैं। गाउस प्रोसेस मैग्नीशियम के लिए यूज होता है, यानी कि क्यू का क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो भाई अभी भी दोनों में 2-2 चल रहा है, चलो ठीक है। आगे हुप्स प्रोसेस, ये एल्यूमिनियम का रिफाइनिंग मेथड है। एल्यूमिनियम का रिफाइनिंग मेथड है, तो मॉल्टन इम्प्योर एल्यूमिनियम, फ्लोराइड, सोडियम, बेरियम, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पे BaF2 जो होता है वो डेंसिटी को मेंटेन करता है, ये बिल्कुल सही है। ये इसका क्या हो गया बेटा? तीसरा ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आ रहा है। और मैक ऑर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, अभी मैं कई बार इसका नाम ले चुका हूँ, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो एस का 4, यानी कि फाइनल आंसर ये इसका होगा। ओके, मैच करा के देखना है बस, और कुछ नहीं। आगे चलिए, फिनिश। तो ये मेन क्वेश्चंस थे बेटा, मैंने इसमें सभी टॉपिक्स को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, जहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज सबसे ज़्यादा रहती हैं। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा, मैंने लेक्चर की शुरुआत में भी बोला था, अभी भी कह रहा हूँ, इस लेक्चर को अगर प्रॉपर इसका यूटिलाइज करना है बेटा, तो आपकी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए, तब आपको ये क्वेश्चंस बनते हुए फील आएंगे। तो मिलते हैं बेटा, टेक केयर और विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, और थोड़ा सा अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई के ऊपर फोकस करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।